गांव रामपुर में मधु अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटे विनीत के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। मधु एक दैनिक श्रमिक के रूप में काम किया करता था। दोनों पति पत्नी अपने जीवन यापन के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और अपने बेटे की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। एक दिन, सुभद्रा, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, घर पर अपना ख्याल रखना। ये कहकर मधु काम के लिए निकल जाता है। मधु के जाने के बाद सुभद्रा सिलाई मशीन पर अपना काम शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद कांता नाम की एक औरत सुभद्रा से मिलने के लिए आई। सुभद्रा, क्या तुमने मेरा ब्लाउज सी दिया? हाँ कांता काकी, ये ले लो। क्या तुमने सुना, सरकार ने कल से लॉकडाउन लगा दिया है। लोग इस कोरोना रोग के कारण बहुत पीड़ित हो रहे हैं। क्या दूसरा लॉकडाउन? हे भगवान, हम पहले से बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, अब दूसरे लॉकडाउन में तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। सच है, ये दूसरा लॉकडाउन बहुत ही दिक्कत देने वाला होगा। अमीर लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हम लोग मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाले हैं, हमारा क्या होगा? मैं इस लॉकडाउन में क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सुभद्रा लॉकडाउन के बारे में चिंता करना शुरू कर देती है। पूरे दिन वो लॉकडाउन के बारे में सोचती रहती है और खाना पीना भी भूल जाती है। शाम ढलते ही मधु काम से लौटता है। वो अपनी पत्नी को बहुत चिंतित देखता है। सुभद्रा, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? कल से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, हमारा क्या होगा? हाँ सुभद्रा, मैंने भी अपनी काम की जगह पर यही सुना। इस बार लॉकडाउन पूरे 15 दिनों के लिए है। उन्होंने मुझे सूचित किया है कि कल से काम की जगह पर ना आओ। अगर जरूरत होगी तो वो खुद बुला लेंगे। ओह, फिर हम कल से कैसे जीवित रहेंगे जी? यहाँ तक कि पूरा दिन जब हम कमाते हैं तब भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं। अब पैसे कमाए बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? कैसे करेंगे अपने बेटे की देखभाल? सुभद्रा, घर में खाने का सब सामान? हाँ, हमारे पास थोड़ा बहुत है। कितने लाचार हो गए हैं हम, बस बुरा लगने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलो, मुझे जरा कुछ खाने को दो। वे उस दिन लॉकडाउन के बारे में चिंता करते हुए सो गए। मधु अगले दिन उठता है और अपने बरामदे में बैठने के लिए बाहर आता है। सुनिए, जाकर जरा दूध का पैकेट तो ले आइए। ठीक है, मैं अभी लाया। मधु पास की एक दुकान में जाता है। वहाँ एक नोटिस देखता है कि केवल मास्क वाले लोगों को आने की अनुमति है। सामान केवल मास्क वाले लोगों को ही बेचा जाएगा। ये देखकर मधु पास की एक दुकान पर जाता है और मास्क खरीदना चाहता है, लेकिन मास्क की कीमत 30 रुपए होती है। वो इतना खर्च नहीं करना चाहता और इसीलिए अपने चेहरे को रुमाल से ढक लेता है और दूध ले आता है। सुभद्रा, मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया है। क्या? मास्क के बिना बाहर जाने वाले लोगों को 1000 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रत्येक मास्क की कीमत 30 रुपए है। हालांकि इससे लोग बहुत ही बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। तुम भी तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो, तुम मास्क क्यों नहीं बनाना शुरू करती? हम उन्हें 10 या 20 रुपए की कम कीमत पर बेच सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान हमारे जैसे लोगों के लिए मुश्किल है कि हम 30 रुपए का मास्क खरीदें। अगर ये 10 रुपए का होगा तो लोग इसे खरीदने में परेशान नहीं होंगे। ऐसे हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया विचार है। मैं अभी इस पर काम शुरू करती हूँ। ये कहकर सुभद्रा मास्क बनाने पर काम करना शुरू कर देती है। वे उन्हें हर रोज स्टिच करती है। मधु बाहर जाकर इन मास्क को कम दाम पर बेच देता है। इस तरह उन्होंने बहुत कम समय में अपने लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहने लगे। कोवूरी गांव में कृष्ण नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसने दैनिक मजदूरी का काम करके कुछ पैसे बचाए थे। उन पैसों से वो कोई धंधा शुरू करना चाहता था। जैसा उसने सोचा था, उसने एक गाड़ी खरीदी और उस पर खिलौने बेचने लगा। किसी तरह वो अपने धंधे को संभाल रहा था। एक दिन उसका बेटा बालू खिलौनों को देखकर उसके पास आया और बोला, पापा, मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए, प्लीज मुझे दे दो ना। बालू, ये तो बहुत महंगे खिलौने हैं बेटा। अगर मैं उन्हें बेचूंगा तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन यदि तुम उन्हें खेलने के लिए ले लोगे
तो हम कमाई नहीं कर पाएंगे ना। बेहतर होगा कि तुम मिट्टी के खिलौने बना लो और उनसे खेल लो। हाँ, बालू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। कृष्ण इस स्थिति से बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद कृष्ण व्यापार के लिए घर से निकल जाता है। उसकी पत्नी रमा देवी बालू से बात करने के लिए आती है। बालू, क्या हो गया? क्या तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुमको खिलौने नहीं दिए? हाँ माँ, मेरे सारे दोस्त बड़े बड़े खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन मैं हमेशा इन सस्ते मिट्टी के खिलौनों से खेलता हूँ। वे हमेशा मुझे मिट्टी के खिलौनों से खेलने के लिए चिढ़ाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ ने उसे कहते हुए सांत्वना दी, अगर हम कुछ और दिन पैसे बचाते हैं तो हमारी माली हालत सुधर जाएगी। फिर हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे खिलौने खरीदेंगे। ठीक है बेटा? बालू चुपचाप अपनी माँ की बात सुनता है। माँ भी बिना और कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर बालू अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। काश मेरे पास खेलने के लिए अच्छे खिलौने होते। मेरे सभी दोस्त बड़े खिलौनों से खेलते हैं। मैं इस वजह से उनके सामने छोटा महसूस करता हूँ। ये सुनकर वो पेड़ जवाब देता है, प्रिय बच्चे, क्या तुम खिलौनों से खेलना चाहते हो? बोलो, मुझसे कहो अपनी बात। पेड़ को उससे बात करते देख बालू चौंक गया। फिर उसने कहा, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? तब पेड़ जवाब देता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बिल्कुल चिंता ना करो। तुमने खिलौने मांगे थे ना, लो मैं देता हूँ कुछ खिलौने। ये कहकर पेड़ लड़के के सामने कुछ खिलौने प्रकट करता है। खिलौनों को देखकर बालू हैरान रह गया। वाह, ये जादू है। प्लीज मुझे खेलने के लिए सभी बड़े खिलौने दे दो। ये सब तुम्हारे ही लिए है, ले लो। फिर वो खिलौने लेता है और उनके साथ खेलना शुरू करता है। दिन के खत्म होते होते खिलौने गायब हो जाते हैं। बालू फिर पेड़ से कहता है, ओ पेड़, देखो खिलौने तो गायब हो गए। देखो बच्चे, ये खिलौने तुम्हें दिन में ही दिखाई देंगे और रात में मैं इन्हें वापस ले लूंगा। इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट ना करना। अगर तुमने किया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। लड़का इसके लिए राजी हो जाता है और पेड़ लड़के के लिए बहुत खुश होता है। अगले दिन लड़का वापस पेड़ के पास आता है और अपने पसंदीदा खिलौने मांगता है। फिर वो उन्हें अपने दोस्तों को दिखाता है और बहुत खुश होता है। तब से हर रोज बालू पेड़ से खिलौने लेता और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेलता। पेड़ सोचता, मैं इस लड़के को कुछ खिलौने देकर उसे खुश कर पा रहा हूँ। इससे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।